हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE हिंदी पाठशाला। आई एम धर्मेंद्र। तो जैसा कि आपको पता है, इस लेक्चर सीरीज़ में हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 1 से लेकर 6 तक के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, जो है कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं और आप एकदम शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि उनको आप अच्छे से देखेंगे तभी आपको आगे के सारे चैप्टर समझ में आएंगे। क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे प्रावधान बोलूँगा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आप उनको इस प्लेलिस्ट की सीरीज़ में जाके देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी दोस्त या कोई भी आपका साथी UPSC की तैयारी कर रहा है या फ्यूचर में करने की सोच रहा है, तो आप उन तक हमारी इन वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा पाएँ और घर बैठे ही अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मूल अधिकारों के बारे में तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे लगभग हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही है। और अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें तो हमारे खुद की मौलिक अधिकार, हमारे खुद के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको जानने के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में कि कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान थे, संविधान में कौन कौन सी जगह हैं जिनके बारे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप अपने साइड में अपनी बुक रख लीजिए और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस पॉइंट बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो आप उसमें हाईलाइट करते चलिए। बाकी मैं आपको मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनकी बात की गई है, मूल अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। इन मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। तो आप बिल्कुल याद रखिए कि हमारे जो FR हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अगर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ याद रखने लायक होगी मैं आपको उसको बता दूंगा, आप उसको अपनी बुक में बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जस्ट नॉलेज रखने लायक होगी, तो आप उसको एक बेसिक रीडिंग रखिए, एक बस दिमाग में रखिए, है ना। जब अगली बार रिवीजन करिए तो जैसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उनको आपको बताता चलूँगा। कभी कभी क्या होता है, किसी चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसा भी मैं सोचना कि सर ने ये बता दिया कि हर ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो होता है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो जो भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 है, इसको हम क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसकी आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूं, वैसे आप इसको याद नहीं रखना है, बस एक नॉलेज रखनी है। तो मैग्ना कार्टा क्या हुआ करता था? एक दस्तावेज हुआ करता था जो कि जो पश्चिमी वर्ल्ड था, है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड था, उधर राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत करते थे, ताकि राजा जो है अपनी शक्तियों का एक असीमित तरीके से उपयोग ना कर सके, ठीक है। उसको मैग्ना कार्टा कहते थे। तो इसको भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का काम क्या है? इनका काम भी है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, व्यक्ति की जगह कानून की सरकार बनाना, ठीक है। किसकी सरकार बनाना? कानून की। यानी कि जो भी राज्य है उसके अधिकारों को सीमित करना, वो किस जनता के किसी भी अधिकार का शोषण ना कर पाए, ठीक है। उसके प्राधिकारों को थोड़ा सीमित करना और जनता के अकॉर्डिंग बनाने के लिए और उसकी शक्तियों पे सीमा लगाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इसलिए तो क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो आप भी जरूर याद रखिए कि इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स का मूल उद्देश्य क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, और कोई ऑप्शन आ जाएगा तो क्या है उसका सही आंसर? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है। ये बता ही दिया है कि व्यक्तियों की जगह कानून की सरकार बनाना, ठीक है। राज्यों को कठोर नियम बनाने, ठीक है, यहाँ नागरिकों की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने, ठीक है, आदि से सुरक्षा प्रदान करने। कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जैसे जो भी सिटीजन्स हैं या कोई भी यहाँ के नागरिक हैं और भी लोग हैं, विदेशी वगैरह कोई भी हैं, उनकी सुरक्षा का हनन हो, ठीक है, उनकी आज़ादी पर प्रतिबंध लगे, ऐसा कोई भी नियम बनाने से रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स को लाया गया था, ठीक है। व्यक्ति के भौतिक सुख के लिए बौद्धिक एंड नैतिक और आध्यात्मिक आदि का विकास करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को लाया गया था। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, वो क्या करता है? व्यक्ति के भौतिक और बौद्धिक और नैतिक और आध्यात्मिक तीनों ही अधिकारों का ध्यान रखता है, ठीक है, ताकि तीनों ही इन सभी क्षेत्रों में वो अपना विकास कर पाएँ, ठीक है। ये उसके उद्देश्य थे, ठीक है। तो एक बात आप याद रखना कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट थे,
और फिलहाल में वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। तो 7वां फंडामेंटल राइट्स कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। मैं एकदम आराम से पढ़ाऊंगा ताकि हर कोई जो स्टूडेंट जो कम समझता है या कोई तेज समझता है सभी के लिए एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है, एकदम आराम से समझाऊंगा। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए और अपनी जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको साइड में रख लीजिए और उसमें नोट करते चलिए, उसमें हाईलाइट करते चलिए, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसको संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट 44वें 1978 में समाप्त कर दिया गया था। तो आपको क्या याद रखना है कि मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। 7वें फंडामेंटल राइट्स यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था कौन से, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है। वर्तमान में जो ये है संपत्ति का अधिकार है, ये क्या है, तो वर्तमान में भाग 12 के अंदर आर्टिकल 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है, कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो ये फंडामेंटल राइट्स है, नहीं है, लीगल राइट है ये, ठीक है। तो ये क्या है, एक लीगल राइट बन चुका है फिलहाल में, है ना। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की विशेषताओं के बारे में, कैसी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। ये सारे पॉइंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। तो इसकी पहली विशेषता क्या है, इसकी पहली विशेषता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं नागरिकों के लिए दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स नागरिक प्लस विदेशी दोनों के लिए दिए गए हैं। कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मिलेंगे और कुछ कैसे हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को ही मिलेंगे, मतलब दोनों ही उनके उल्लंघन पर न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो नागरिकों के लिए कौन से अधिकार हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। और उसके बाद जितने भी रिमेनिंग आर्टिकल हैं वो नागरिक प्लस विदेशी दोनों के लिए हैं। इन आर्टिकल के बारे में आगे जाके डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आप इतना रख लीजिए बस, कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं और कुछ नागरिक और विदेशी दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो इसकी अगली विशेषता है कि ये असीमित नहीं है, माना कि ये वाद्य योग्य हैं, ऐसा नहीं है कि राज्य इन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। राज्य एक युक्त प्रतिबंध लगा सकती है बगैर किसी अन्य के भेदभाव किए बगैर, ठीक है। अगर वो जो भी प्रतिबंध उसने लगाया है वो अगर उचित नहीं है, अनुचित है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करती है और उसको समाप्त कर देती है, ठीक है, जो भी उसने प्रतिबंध लगाया है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, ये असीमित नहीं है, सीमित है, ठीक है, बाध्य योग्य है, राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। सरकार क्या कहता है, इसकी अगली विशेषता क्या है, ये सरकार को एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय लेने से रोकते हैं, ठीक है, कि सरकार जो होती है कोई एक पक्षीय निर्णय ना ले, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को सम्मिलित किया गया है कि सभी की जो भी है सभी की विकास का ध्यान रखते हुए, है ना, सभी के अधिकारों का ध्यान रखते हुए ही कोई भी राज्य कोई भी निर्णय ले पाए। चलिए, इसकी अगली विशेषता है कि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सकारात्मक संदर्भ वाले होते हैं, पॉजिटिव, कुछ जो होते हैं एक नकारात्मक संदर्भ वाले होते हैं जो राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं, और सकारात्मक वाले क्या होते हैं कि किसी को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 17 जिसमें अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 जो एक बलात्, श्रम, अनैतिक व्यापार, इनके रिलेटेड अधिकार दिए गए हैं। कि कुछ लोगों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं तो उनको कुछ सुविधा प्रदान करें, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। लेट सपोज कहीं भी मुझे घूमने की बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ संवेदनशील क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां हम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो एक तरीके से ये अधिकार जो होते हैं राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं। तो आप बस इतना याद रखिए कि कुछ अधिकार सकारात्मक संदर्भ वाले होते हैं, कुछ नकारात्मक संदर्भ वाले होते हैं। नकारात्मक संदर्भ वाले कौन से होते हैं, जो राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं, ठीक है। इसकी अगली विशेषता है न्यायोचित, ठीक है। इसका अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, डीपीएसपी है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये क्या है, गैर न्यायोचित हैं, मतलब इनके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो अदालत जाने की अनुमति दी जाती है, जो कि किसके आर्टिकल 32, जो कि स्वयं में एक फंडामेंटल राइट है और संविधान का एक मूलभूत भाग है जिसको कभी संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का कोई भी उल्लंघन होता है, ठीक है, तो हम उनके उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में जा सकते हैं, ठीक है। ये प्रावधान किसमें, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। लेकिन अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम सीधे ही किस में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में बताया गया है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, ये न्यायोचित है, गैर न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित है, ठीक है। अगली इसकी विशेषता है ये स्थायी नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि फंडामेंटल राइट्स एकदम स्थायी हैं, संविधान उनमें कटौती नहीं कर सकती, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है।
माना कि संसद उनमें कटौती भी कर सकती है, कमी भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई भी कटौती या कमी आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन द्वारा ही की जा सकती है। किसी नॉर्मल या साधारण कानून के द्वारा इसमें कटौती नहीं की जा सकती। हम आर्टिकल 38 के अंदर 368 के अंतर्गत कितने प्रकार के कौन कौन से संविधान संशोधन होते हैं उसे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप याद रखना कि बस ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। संसद में कटौती भी कर सकती है, कटौती करेगी तो किस में करेगी, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी जो संशोधन है वो केशवानंद भारतीय केस के द्वारा दिए गए मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी, ठीक है। ऐसा कोई भी संशोधन उसमें मूल ढांचा परिवर्तित किए बिना ही होना चाहिए, ठीक है। ये एक अलग से केस लाया गया था जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उनमें दे दी है, ठीक है। एक तरीके से ये एक वाला केस था, इसने मूल ढांचे को लेकर आया था। अभी मूल ढांचे पे अभी आगे पूरा एक चैप्टर ही आएगा जिसके बारे में हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आप क्या याद रखना कि स्थायी नहीं होते, ठीक है। अगली इसकी विशेषता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एफआर को निलंबित किया जा सकता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। अब आर्टिकल 20 और 21 को क्यों नहीं किया जाता इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी याद रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 के अलावा एफआर को निलंबित किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि एफआर को निलंबित कर ही नहीं सकते तो एक गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अगली विशेषता क्या है कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं, है ना, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल है, गुप्तचर हैं आदि जो भी हैं, इनके एफआर पर, इनके फंडामेंटल राइट्स पर संसद युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 33 में दिया गया है, क्योंकि हमारे राज्य की देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर अगर कोई बात बनती है तो हमारे जो सैनिक हैं, है ना, कोई भी अर्धसैनिक बल हैं, इनकी घूमने की स्वतंत्रता, इनकी कुछ बोलने की स्वतंत्रता, इन पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन ऐसा प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ कौन लगा सकती है, सिर्फ और सिर्फ संसद ही लगा सकती है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि विधानमंडल ऐसा प्रतिबंध लगा सकती है तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। अगली विशेषता क्या है, सैन्य शासन यानी कि फौजी कानून। फौजी कानून जिस क्षेत्र में प्रभावी होगा उस क्षेत्र में फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 34 में दिया गया है, ठीक है। इन सभी आर्टिकल के बारे में हम आगे जाके थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि अगर कोई भी ऐसा प्रतिबंध लगाना हो तो कौन लगाएगी, संसद लगाएगी। सैन्य शासन वाले क्षेत्रों में भी एफआर को निलंबित किया जाता है। अब एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट ये बनेगा कि एफआर को निलंबित किया जा सकता है या नहीं, तो स्टेटमेंट होगा हाँ किया जा सकता है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। कुछ जो एफआर है वो स्वयं परिवर्तित नहीं होते, जबकि कुछ क्या होते हैं कानून के द्वारा प्रभावी बना जाता है। सॉरी कुछ एफआर स्वयं परिवर्तित होते हैं और कुछ जो होते हैं कानून के द्वारा प्रभावी बनाए जाते हैं। यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, ये स्वयं में परिवर्तित हो जाते हैं कि उसमें आर्टिकल में लिखा है, संविधान में लिखा है, तो बस ये स्वयं में परिवर्तित है, बस कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ अधिकार जो हैं जिनको कानून द्वारा ही प्रभावी बनाया जाता है, जैसे अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अनैतिक व्यापार, जो भी हमारे आर्टिकल 23-24 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, है ना, एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इनके द्वारा, ऐसे अधिनियमों के द्वारा ही उन्हें प्रभावी बनाया जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा कोई भी कानून कौन बना सकती है, संसद, ना कि विधान मंडल। यह किस में लिखा गया, आर्टिकल 35 में, कि कोई भी एफआर जो स्वयं में परिवर्तित नहीं है उसे परिवर्तित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस में निहित है, संसद में निहित है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी परिवर्तन करने होंगे, संशोधन करने होंगे, कानून बनाने होंगे, कौन करेगी, संसद करेगी, ना कि विधानमंडल, ठीक है। तो हमने पढ़ी इनकी विशेषता, जिसमें एकदम इनका एक जो सार है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उन सबका एक सार इसमें बता दिया है कि इसको मेंस में कभी फंडामेंटल राइट्स की विशेषता आ गई तो उनमें हम नहीं लिख सकते हैं। इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए, अब हम बात करते हैं सारे आर्टिकल्स के बारे में, हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है। एक एक आर्टिकल को आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, तो आप आराम से वीडियो देखिए और अपनी बुक को साइड में रख लीजिए और साइड में उसके साथ आप हाईलाइट करते जाइए, जो मैं बताऊंगा आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसी का मल्टीपल रिवीजन कीजिए, उसके बाद पढ़ने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, क्या आएगा और किस आधार पर हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत एक बहुत बड़ी बुक है। अगर आप उसके हर एक चीज़ को पढ़ने बैठे तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है।
इसीलिए ये लेक्चर आपको काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। चलिए, तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स हेतु राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है कि कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जिनके अगर जिनमें फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में उनको चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, तो राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन से निकाय आते हैं, कार्यकारी और विधायी अंग, जो भी हमारे संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, विधायिका है, विधान परिषद है, इनके जो भी अंग है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं, राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय निकाय हो गए, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हो गई। ठीक है, अन्य निकाय जैसे कि वैधानिक हो गया, कोई स्टैट्यूटरी कमीशन हो गया, कोई गैर संवैधानिक निकाय हो गया, है ना। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है किसी निजी इकाई या एजेंसी जो कि राज्य संस्था की तरह कार्य कर रहे हो, है ना, एज अ राज्य संस्था कार्य कर रहे हो, चाहे वो निजी हो, है ना, चाहे वो निजी ही क्यों ना हो, वो राज्य के अर्थ में आएंगे। ऐसा प्रावधान किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब बात क्या आती है कि इन राज्यों का मतलब इन राज्यों को फंडामेंटल राइट्स में क्यों परिभाषित किया गया है। तो इसके जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जितने भी निकाय आते हैं, इनके कार्यों को एफआर के उल्लंघन पर, अगर इनके अंतर्गत किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसको हम अदालत में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, इन निकायों में अगर कोई भी हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो हम जो भी है वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसको चुनौती दे सकते हैं। चलिए, तुम्हारा जो अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल 13। ठीक है, उसमें क्या दिया गया है कि मूल अधिकारों की असंगत विधियाँ, अगर कोई भी ऐसी विधियाँ जो मूल अधिकारों के असंगत हैं, उनका उल्लंघन करती है, उनकी कटौती करती है, ठीक है, उनका अल्पीकरण करती है, तो ऐसी कोई भी विधि शून्य होगी। ठीक है, और उस विधि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो अधिकारों का अगर उल्लंघन करती है, उनमें कटौती करती है तो शून्य होंगे, शून्य घोषित करने की शक्ति इसमें दी गई है। तो उन विधियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, उन विधियों के अंतर्गत आता है जैसे संसद या राज्य विधान द्वारा कोई भी पारित किया गया कोई भी अधिनियम हो, ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल का कोई भी अध्यादेश हो, ठीक है, कोई भी प्रत्यायोजित विधान हो, ठीक है, जैसे आदेश हुआ, किसी ने आदेश दिया जैसे, है ना, अध्यादेश हुआ, नियम हुआ, है ना, या विधि का बल रखने वाली कोई भी रूढ़ी प्रथा हो, गैर विधायी स्रोत ही क्यों ना हो, है ना, कोई भी ऐसी रूढ़ी प्रथा होती है, ठीक है, या विधि का बल रखने वाली कोई भी गैर विधायी स्रोत होता है, वो भी इस विधि के अंतर्गत आता है। यानी कि इन विधि के अंतर्गत ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो वो क्या होगी, शून्य घोषित की जाएगी। ठीक है, कौन घोषित करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत एंड हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 226 के तहत इनको गैर संवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में एक प्रावधान आया, एक बहस हुई कि ये सीमित तो है ही नहीं, सॉरी ये असीमित तो है ही नहीं, सीमित है, संसद इनमें कटौती कर सकती है। तो एक विवाद यह आया कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो संवैधानिक संशोधन है वो विधि नहीं है। ठीक है, एक ये विवाद उठा था, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे संवैधानिक संशोधन हुए जिनके बारे में हम अभी आगे अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल में आप इतना रख लेना कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में यह है कि संसद जो है एफआर को संशोधित कर सकती है, कोई भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें एक शर्त है कि ऐसा कोई भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम केशवानंद भारतीय केस के अनुसार दिए गए मूल ढांचे को परिवर्तित करता है तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग नहीं, केशवानंद भारतीय केस के द्वारा दिए गए मूल ढांचे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसे हम असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो अगर ये आता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्टिकल 13 के अंतर्गत एक असंगत विधि है तो ये एक गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत एक असंगत विधि नहीं है। जो संसद है संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा उनमें कटौती या कमी कर सकती है, बस उसको अगर चुनौती हम देंगे तो मूल ढांचे में परिवर्तन के आधार पर ही दे सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जितने भी अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग समानता को लेकर प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किसका प्रावधान करता है, ठीक है, आर्टिकल 14 करता है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। जैसा कि आपको इसके इसी लाइन से समझ में आया होगा, विधि के समक्ष समता यानी हर कोई व्यक्ति
चाहे छोटा या बड़ा, विधि के समक्ष समान होगा। और विधियों के समान संरक्षण, यदि कि जो जो विधि होगी अलग, जो विधि में जैसा जैसा प्रावधान होगा उसके अकॉर्डिंग ही सभी का संरक्षण किया जाएगा, सभी को उसी के अकॉर्डिंग उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्टेक्स्ट हो गए कि विधि की समक्ष समता एंड विधियों के समान संरक्षण। तो जो हमारा विधि की समक्ष समता है इसको किससे लिया गया है? ब्रिटिश मूल से लिया गया है। ठीक है, और इसे किससे लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि की समक्ष समता में क्या है कि विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, चाहे जो कोई आदमी छोटा हो या बड़ा हो, नेता हो या कोई भी हो, उसके कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे, सभी विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। ठीक है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, यही इसका मूलभूत जो अर्थ है। ठीक है, विधि के समक्ष सभी समान होंगे। ठीक है, कोई भी विधि से ऊपर नहीं होगा। अगर इसका एक मूलभूत तत्व के हम इसमें देखें तो ये विधि का शासन है। ठीक है, कि विधि में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। जैसे अगर विधि में ये लिखा है कि साइकिल चुराने पे 7 साल की सज़ा है तो है, क्योंकि विधि का शासन है, विधि में ऐसा लिखा है। ठीक है, इसको हम नेगेटिव क्या बोलते हैं, नकारात्मक संदर्भ में लेते हैं। इसे हम नकारात्मक संदर्भ में क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी गरीब हो या अमीर हो या कैसा भी हो, किसी के लिए किसी भी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होती है और विधि के समक्ष सभी समान होते हैं। अब हम देखते हैं विधियों के समान संरक्षण में, इसमें क्या होता है कि समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार की क्षमता, मतलब जैसी परिस्थिति होगी समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाएगा। अगर परिस्थिति अलग हुई तो उसके साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, समान विधि के अंतर्गत सभी के हेतु समान नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, बगैर किसी भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, इसे हम पॉजिटिव संदर्भ में लेते हैं, एक सकारात्मक संबंध में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्थिति की समान परिस्थिति के अनुसार समान व्यवहार किया जाता है। जैसे कि SC ST के लिए कोई अगर उनके खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो उनके खिलाफ एक अलग अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा अलग ट्रीट किया जाएगा क्योंकि उनकी परिस्थिति थोड़ी अलग है, तो समान परिस्थिति वालों को समान ट्रीट किया जाएगा। इस तरीके से कई सारे प्रावधान हैं जिसमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एक सकारात्मक संदर्भ में लेते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 में कि अमेरिका के अंदर विधि की विधिवत प्रक्रिया को लिया गया है, जबकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। जैसे हम जब आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा दूंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि आर्टिकल 14 में विधि की समक्ष समता एंड विधियों के समान संरक्षण दोनों की बात की गई है। ठीक है, और इसका मूलभूत तत्व क्या, पूरा एक सार क्या है कि विधि का शासन होगा, विधि से कोई भी ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अब समता को लेकर के कुछ अपवाद आते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद है जिसमें जैसे विधि के समक्ष समानता को लेकर के एक विवाद खड़ा होता है। जैसे इसमें बोला गया था कि किसी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, लेकिन आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की इनकी बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के इन दोनों के कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर इन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और इनके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, मतलब ये उस निर्णय के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। तो एक तरीके से ये अपवाद है। अगर ऐसा कोई भी दंड जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया है, ठीक है, तो न्यायालय में दीवानी का मुकदमा तो नहीं चलाया जा सकता। यदि अगर चलाना है तो 2 माह की प्रायर सूचना देनी पड़ेगी। अगर मैं जैसे कोई भी आपराधिक कार्य किया है इन्होंने, है ना, और उस पर कोई भी हमें न्यायालय में जाके इनके खिलाफ कोई भी केस करना है तो उसमें 2 माह पहले ही ये शिकायत करनी होगी। ठीक है, तो एक तो ये अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद क्या है, आर्टिकल 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में कि जितने भी जो हमारे सांसद होते हैं, MLA या MPs वगैरह जो भी होते हैं, विधायिका वगैरह जितने भी, तो उनको ना कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं कि जैसे संसद के अंतर्गत अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उस पर कोई भी उनके जो भी भाषण है उस पर न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। उनके द्वारा दिए गए किसी भी मत को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे कुछ अपवाद हैं जो समता का जो अधिकार है, कानून की समान समता का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इनकी परिस्थिति के अनुसार सेम है, क्योंकि अगर ये अपवाद नहीं होते तो काफ़ी ज़्यादा केओस उत्पन्न हो जाता। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो एक कार्यकाल है, जैसे इनके द्वारा कुछ भी किया गया कार्य पर अगर ऐसे ही कानून के समझ न्यायालय में जाकर चुनौती दी जाने लगी तो फिर जो उनका कार्यकाल है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से स्थायी नहीं रहेगा। ठीक है, और एक देश के लिए किसी राष्ट्रपति का ही कार्यकाल अगर स्थायी नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये अपवाद इस एक्ट के अंतर्गत
रखे गए थे। ठीक है, एक और अपवाद है जो है आर्टिकल 31 ग को लागू करने के संदर्भ में। ठीक है, ये 14 का अपवाद है। इसमें कहा गया कि जहाँ आर्टिकल 31 आता है वहाँ से 14 गायब हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर इसके अनुसार कोई भी राज्य विधानमंडल अगर किसी भी DPSP के क्रियान्वयन से रिलेटेड कोई भी नियम बनाता है, ठीक है, तो उसे अनुच्छेद 39 की जो एक उपधारा है, ठीक है, उसके समावेशन में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो 14 का उल्लंघन करता हो। अगर मैं इसे एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो इसमें ऐसा है कि DPSP के नियमों को लागू करने के लिए जिसमें आर्टिकल 39 की कोई भी धारा या उपधारा का कोई भी कानून बनाना है, ठीक है, अगर उसका समावेशन करना है तो आर्टिकल 31 में ये कहा गया है कि ऐसे किसी भी कानून को लागू करवाने के लिए आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल जहाँ 31 लागू हो गया वहाँ पे आर्टिकल 14 गायब हो जाएगा। ठीक है, बस इसका नॉर्मल सा यही एक प्रावधान है। ठीक है, ये कभी भी पूछा नहीं गया है, आप बस इसको थोड़ा सा बस याद रख लेना, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, अगला अपवाद क्या है कि कोई भी विदेशी राजदूत है ना, कूटनीतिक व्यक्ति है ना, रणनीतिक व्यक्ति है कोई भी, है ना, इनके अगर किसी भी दीवानी या फौजदारी कोई भी अगर ये काम करते हैं तो इनके मुकदमों से मुक्त होंगे। मतलब कि हमारे देश में इन पर जैसे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई भी इसमें तरह आपके जो विदेशी राजदूत हैं इसमें यूनाइटेड नेशन और उनकी एजेंसियां भी शामिल हैं। ठीक है, ये प्रावधान कब सम्मिलित किया गया था? एक वियना कन्वेंशन हुआ था जिसमें जो विदेशी राजदूत थे इनको लेकर के जो प्रतिरक्षा दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, उससे संबंधित जब प्रावधान इनको कन्वेंशन में हमने बात उठी होगी तब इन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले अधिकार आर्टिकल 15 के बारे में, जिसमें लिखा गया है कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर के कोई विभेद नहीं किया जाएगा। आप इसमें ध्यान रखना, इसमें दो शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, केवल और विभेद। ठीक है, केवल यानी कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा, इनके अलावा किया जा सकता है अगर वो उचित हुआ तो, लेकिन इनके आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। और क्या नहीं किया जाएगा? विभेद बिल्कुल भी, कोई भी नियम या कानून बनाना हो तो इससे संबंधित तो इनके जैसे जो ये दिए गए हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनको लेकर के तो कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक और बात आपको याद रखनी लायक है, वो है कि जो आर्टिकल 15 है वो राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद करता है। ठीक है, विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि जो आर्टिकल 14 है केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन करता है। आसान शब्दों में कहूँ तो जो आर्टिकल 15 है इसके अंतर्गत कोई भी भेदभाव ना तो राज्य करेगा और ना ही व्यक्ति करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी करता है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और इन दोनों को ही दंड का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 14 है वो केवल राज्य के विरुद्ध है, क्योंकि कोई भी विधि या कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के पास ही होती है, व्यक्ति थोड़ी ना बनाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो है उसका उल्लंघन कर ही नहीं पाएगा। तो याद रखना कि आर्टिकल जो 14 है वो केवल राज्य के विरुद्ध और 15 जो राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्रतिषेध की बात की गई है। ठीक है, कि दोनों ही किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कि आर्टिकल 14 में अपवाद थे ऐसा ही 15 में भी अपवाद हैं। ठीक है, कि कोई भी राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, जैसा कि इसमें बताया गया था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकता है। ये भेदभाव नहीं है, एक तरीके से ये है कि जो लोग थोड़े पीछे हैं उनको तुम्हारे बराबर लाने के लिए, एक तरीके से समानता के अधिकार के अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं है। क्योंकि कुछ लोग पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर लाने के लिए उनको कुछ ना कुछ विशेष अधिकार देने की शक्ति दी गई है। ठीक है, जैसे कि महिलाओं को लोकल गवर्नमेंट में आरक्षण दिया गया है, एक तरीके से विभेदित हुआ लिंग के आधार पर, लेकिन ये विभेद अनुचित नहीं है, उचित है। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, जैसे 14 साल तक 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा जो है वो निःशुल्क होगी। ठीक है, ऐसे कुछ प्रावधान राज्य कर सकती है। ठीक है, राज्य जो है SC ST और सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके विकास हेतु विशेष उपबंध कर सकती है। जैसा कि विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण हुआ, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों या निजी संस्थानों में शुल्क से छूट हुई। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ संवैधानिक संशोधन भी हुए हैं, जैसे EWS को
10% का आरक्षण देना, 103 संवैधानिक संशोधन, ओबीसी को आरक्षण देना, 93rd संवैधानिक संशोधन। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद हैं जो आर्टिकल 15 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल 16 के बारे में, जिसमें बात की गई है अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, कि किसी के साथ भी जो जैसे जन्म स्थान, लिंग, इन किसी के भी आधार पर अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संदर्भ में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता। कोई भी पद है उसमें नियोजन करना हो, नियुक्ति करना हो, उसके लिए सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है कि आर्टिकल 15 के जो आधार हैं, है ना, जो ऊपर हमने पढ़े थे, कोई भी लिंग हुआ, मूल वंश हुआ, जन्म स्थान हुआ, जाति हुई, इनके आधार पर क्या हुआ, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी पद पर नियोजन और नियुक्ति को लेकर के। लेकिन इसके अंतर्गत भी कुछ अपवाद हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अपवाद क्या क्या है कि संसद जो है किसी विशेष रोजगार हेतु निवास की शर्त लगा सकती है। जैसे कोई विशेष रोजगार हुआ, किसी राज्य में कोई विशेष रोजगार है और किसी राज्य के ही लोग वहाँ पे कर पाएंगे, तो जो राज्य जो है अपने निवासियों के लिए, वहाँ के जो लोकल जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ऐसा एक प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, सॉरी, उनके लिए एक विशेषाधिकार दे सकती है, औरों का प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम था 1957 का। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल में आंध्र प्रदेश और सिर्फ तेलंगाना में ही लागू है। इसमें निवास की शर्त लगाई जा सकती है राज्य के द्वारा। ठीक है, और ऐसा कोई भी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कानून संसद बनाएगी, फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी प्रावधान होंगे। ठीक है, और लेकिन राज्यों को ऐसा शक्ति दी गई कि उस कानून के अंतर्गत ऐसे प्रावधान कर सकती है। ठीक है, राज्य किसी पिछड़े वर्ग हेतु नियुक्ति में आरक्षण दे सकती है। ठीक है, कोई पिछड़ा वर्ग है उसकी नियुक्ति में आरक्षण को रिलेटेड अगर कोई बात हो तो उसको दे सकती है। जैसे SC/ST के लिए किसी भी संस्थानों में नियुक्ति को लेकर आरक्षण की व्यवस्था है। ऐसी एक इसमें ही एक 77वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, राज्य जो है ना, अपनी किसी सेवाओं के अंतर्गत SC/ST को प्रोन्नति में भी आरक्षण दे सकती है। ठीक है, अगर उनका प्रमोशन करना हो तो उसमें भी आरक्षण दे सकती है। किसमें? प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है, प्रमोशन आरक्षण। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था भी दी गई है राज्य के अंतर्गत। ठीक है, एक इसका अगला पद क्या है कि विधि के तहत किसी संस्था या उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। कि जैसे विधि के द्वारा यानी कि कानून के द्वारा कोई भी संस्था हुई, उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य हुए, ठीक है, उनकी किसी के धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। मतलब एक धार्मिक आधार पर उनके लिए कुछ अलग से विशेषता की जा सकती है। किसमें? किसी संस्था में, है ना। लेकिन ऐसा कोई भी जो व्यवस्था है किसके द्वारा की जाएगी? एक विधि के तहत की जाएगी। इसी के अंतर्गत आरक्षण को लेकर के एक मंडल आयोग बनाता है। ठीक है, मंडल आयोग ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड काफ़ी फेमस आयोग है ये, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसने ओबीसी हेतु 27% आरक्षण की मांग की थी। तो आरक्षण से रिलेटेड, प्रोन्नति में आरक्षण से रिलेटेड, है ना, क्योंकि अवसर में समानता है ना, अवसर में समानता। जैसे कोई भी एग्जाम है उसमें जितने बैठे हैं उन सभी के लिए समानता, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था क्या करती है ना, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो एक तरीके से समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, एक तरीके से उन लोगों को बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो ये 16 का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद हैं जो 16 के अंतर्गत हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल 17 के बारे में। 17 के बारे में। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, किसी के साथ हम छुआछूत या किसी जाति, लिंग आदि के आधार पर उनको, जैसे छुआछूत के प्रति उनको एक अधिकार दिया गया है कि अगर कोई इस प्रकार का भेदभाव करता है तो उसको मतलब वो दंड का अपराधी होगा। ठीक है, और इस वाले अधिकार को अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के द्वारा लागू किया गया था। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ अधिकार जो होते हैं स्वयं में परिवर्तित होते हैं, लेकिन कुछ स्वयं में परिवर्तित नहीं होते। तो इनको परिवर्तित करने के लिए संसद कुछ कानून बनाती है। ठीक है, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम भी एक इस अंतर्गत बनाया एक अधिनियम है। ठीक है, लेकिन जो अस्पृश्यता शब्द है उसको ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसे पेपर में आता है कि कोई भी शब्द है संविधान में संशोधन किया गया है कि नहीं। तो जो भी रूल वाले वीडियो बनते हैं उनमें ऐसा लिखा है
कि ज़्यादातर जो संवैधानिक संशोधन में परिभाषित से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आता है तो वो गलत ही होता है, लेकिन आप उसको याद भी रख सकते हैं कि अस्पृश्यता जो शब्द है ना तो संविधान और ना ही अधिनियम में किसी में ही परिभाषित नहीं किया गया। ऐसे नहीं किया गया है, मतलब अस्पृश्यता शब्द तो लिखा है, लेकिन किस बेस पे अस्पृश्यता के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है ये परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में बात की गई है उपाधियों के अंत के बारे में। ठीक है, उपाधियों के अंत से रिलेटेड अगर कोई अधिनियम जो भी अधिकार है तो वो किस में आर्टिकल 18 के अंतर्गत है। इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं कि राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे अलग अलग उपाधि जैसे सेना में होती है, कर्नल की हो गई है ना, और विद्या संबंधी कोई भी सम्मान दिए जाते हैं। ठीक है, उनके बजाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा राष्ट्रपति की मंजूरी के बगैर। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति मंजूरी नहीं दे देता तब तक कोई भी भारतीय विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। साथ ही कोई भी विदेशी राष्ट्रपति की मंजूरी के बगैर विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा कि भारत में कोई विदेशी रह रहा हो तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही विदेशी राज्य से उपाधि को प्रदान कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य के अधीन कोई भी लाभार्थी हुआ किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट या उपलब्धि राष्ट्रपति की सहमति के बगैर स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे विदेशी राज्य ने उसको कुछ भी इनाम दिया या कुछ भी भेंट दी तो जब तक राष्ट्रपति उसको सहमति नहीं देगा तब तक वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कुछ उपाधियाँ होती हैं, महाराजा, राय बहादुर, दीवान आदि जो उपाधियाँ हैं इनको आर्टिकल 13 के तहत प्रतिबंधित किया गया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे कहीं भी इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, ताकि एक समानता बनी रहे, क्योंकि अभी फिलहाल में भारत में एक लोकतांत्रिक हमारा जो देश है लोकतांत्रिक है, ऐसा नहीं है कि कोई राजतांत्रिक हो, तो कोई भी व्यक्ति महाराजा या राय बहादुर ऐसे शब्दों का उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इसमें एक विवाद उठाता और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ भी चुका है ना, जो पद्म विभूषण होते हैं, पद्म भूषण होते हैं, पद्मश्री होते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत उपाधि हैं या नहीं है, लेकिन ये एक विवाद उठाता। तो जो वर्तमान जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 1996 में कि ये जो है आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि ये इसके अंतर्गत उपाधि है कि नहीं है, एक स्टेटमेंट आया था। ठीक है, अतः यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन इनका उपयोग जो है अपने नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये है, ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, लेकिन इनका जो उपयोग है हम अपने, जैसे मेरा नाम है धर्मेंद्र तो मेरे को पद्म विभूषण मिला है तो वैसा नहीं लिख सकता कि धर्मेंद्र पद्म विभूषण। ठीक है, मैं इनका अपने नाम के मतलब उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इनका उपयोग नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये काफ़ी बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको हम एक बार में कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके मुश्किल से भी 2 वीडियो और आएंगे बस। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के एक बेसिक नॉलेज हमने ली कि क्या क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम इसके जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 तक, उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 और 30, और फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, और उसके आगे वाले जो सैन्य शासन वाले थे है ना 32 से लेकर 33, 34, 35, इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इन वीडियो को शेयर करें। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज इनसे मिली हो तो आप इनको हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे सभी तक पहुंचाने का प्रयास करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, धन्यवाद।